Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण दिल्ली सल्तनत का 17वां भाग देखेंगे। और इस प्रकरण में दिल्ली सल्तनत प्रकरण हम लोगों ने एक टॉपिक निर्धारित किया है और इसके अंतर्गत हम लोग 12वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ के 4 दशकों तक के इतिहास का अध्ययन करना है। और इसमें हम लोग अध्ययन करते करते अभी तक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन तक के राजनीतिक इतिहास का वर्णन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग सुल्तान गयासुद्दीन के उत्तराधिकारियों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और उसके बाद ममलूक अथवा तथाकथित गुलाम वंश के पतन के कारणों पर चर्चा कर लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई और उसके पश्चात उसके 3 उत्तराधिकारियों की चर्चा हमें मिलती है। पहला कै खुसरौ और दूसरा कैकुबाद, तीसरा शमसुद्दीन क्यूमर्स। 3 अधिकारियों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। देखते हैं कि बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र जो मुहम्मद था, जिसकी मृत्यु उत्तर पश्चिमी सीमा में मंगोलों से युद्ध करते हुए हुआ था, उसके पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने षड्यंत्र करके कैखुसरो को गद्दी से हटा दिया और इसको गद्दी से हटाने के पश्चात वह बुगरा खां के पुत्र, जो बुगरा खां था बलबन का दूसरा बेटा, जो बंगाल का सूबेदार था, उसके पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया दिल्ली के कोतवाल ने। फिर दिल्ली के कोतवाल जो फखरुद्दीन मोहम्मद है, उसी का दामाद था निजामुद्दीन, और निजामुद्दीन ने षड्यंत्र करके कैकुबाद पर अपना प्रभाव बना लिया और वह कैकुबाद के समय में षड्यंत्र करके बहुत सारे अधिकारों को ले लिया। और वह तो उसका जो पद था वह दाद बेग यानी शहर का अधिकारी जिसे कहा जाता है, जो दाद बेग होता था शहर का अधिकारी होता था। लेकिन यह अधिकारी तो दाद बेग था, शहर का अधिकारी था, लेकिन वास्तव में वह सुल्तान का नायब बन गया और संपूर्ण शासन की बागडोर उसके हाथों में चली गई। और देखते हैं कि वह कुचक्री और स्वार्थी होने के साथ साथ योग्य था, तो उसने सत्ता में अपनी पकड़ बना ली। और यहाँ एक प्रसंग है कि जो कैकुबाद है, यह इसमें योग्यता कूट कूट के भरी थी और इसमें सैनिक गुण भी थे, यह सुंदर सुशील भी था और इसके पास ऐसे सुसभ्य भी था, उदार था, शिक्षित था, शस्त्र चलाने में निपुण था। और इसका जो प्रशिक्षण का काम था वह सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के देखरेख में हुआ था। लेकिन ऐसा वर्णन है, समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि इसकी जो शिक्षण प्रशिक्षण या इसका जीवन था, कठोर परिवेश में इसका लालन पालन हुआ था। और बताया जाता है कि वह स्त्रियों का मुंह तक नहीं देखा था और किसी भी तरह के भोग विलास से दूर था। लेकिन जैसे ही शासक बना तो निजामुद्दीन ने इसका लाभ उठाया और उसको इन सबों के आकर्षण में डाल दिया। तब से वह विलासी जीवन व्यतीत करने लगा, सूरा सुंदरी और मदिरा इत्यादि में अपना गाना बजाना ही उसका मात्र काम रह गया। क्योंकि जब उसकी जो दबी हुई भावनाएं थी भड़क गईं,
जैसे ही उसे सत्ता मिला और सत्ता के बाद जैसे भोग विलास का आकर्षण उसे निजामुद्दीन ने दिखाया तो वह उसमें फंस गया और जो शासन का सारा कार्यभार निजामुद्दीन करने लगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इससे बुगरा खां जो था बंगाल का सूबेदार, उसको ये स्थिति पसंद नहीं आई है। वह अपने पुत्र से मिलने आया, वह सजदा पैबोस किया और इन दोनों के मुलाकात का वर्णन हम देखते हैं कि शायद संभवतः अयोध्या में हुई थी। जो अयोध्या में दोनों आपस में मेल मिलाप किए और वहाँ बुगरा खां ने उसका सजदा पैबोस किया, ज़मीन पोशी की, पैबोस की और इन रस्मों को देख कर कैकबाद को बहुत ही ग्लानि हुई। वो अपने पिता के पैरों में सिंहासन छोड़ के उसके पैरों में गिर गया और पिता पुत्र 3 दिन तक साथ रहे। बुगरा खां ने कैकबाद को विलासी जीवन छोड़ने की सलाह दी और पुनः बंगाल चला गया। लेकिन जो कैकबाद है उसकी लत और या उसका जो चरित्र था दुर्बल हो गया था और वह पुनः भोग विलास में डूब गया। लेकिन जब बुगरा खां बंगाल जा रहा था तो उसने निजामुद्दीन से छुटकारा पाने की भी सलाह दी थी। तो कैकबाद ने निजामुद्दीन से छुटकारा पाने का जो इंतज़ाम करने लगा और निजामुद्दीन को जहर दे के मरवा दिया। तो इस प्रकार वह निजामुद्दीन से तो छुटकारा पा गया, लेकिन निजामुद्दीन में जो योग्यताएं थीं वह सुल्तान के कार्यों को संपन्न कर रहा था, वह उन सभी कार्यों को देख पा रहा था, उसमें योग्यता थी। लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात सुल्तान तो सिंहासन या राज सत्ता के कार्यों को अपने हाथ में लिया नहीं, वह भोग विलास में डूब गया। फलतः एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इसमें अब हम देखते हैं कि कैकबाद के सत्ता पे ही संकट आ गया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा और शासन सत्ता की बागडोर 2 तुर्की सरदारों, एक मलिक कच्छन और दूसरा मलिक सुरखा के हाथों में चली गई। और इन दोनों के हाथों में सत्ता जाने के पश्चात कैकबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया, उसको बुलंदशहर का इक़्तिदार बनाया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी वह गैर तुर्क समझा जाता था खिलजियों को, तो इसके कारण फिर तुर्की सरदारों में असंतुष्टि की भावना जगी और वे खिलजी सरदार को देखना पसंद नहीं करते थे। तो इसको मारने के लिए मलिक कच्छन और सुरखा के नेतृत्व में कच्छन को उत्तरदायित्व दिया गया, मलिक कच्छन को। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को मारा नहीं जा सका और हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के जो मारने के प्रयास में हम इन्हीं लोगों का, मलिक कच्छन का ही वध हो जाता है और इधर कैकबाद को लकवा मार देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसको जब इसकी मृत्यु हो गई तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को शासन में मलिक कच्छन और सुरखा ने बैठाया और ये मात्र 3 वर्ष का था। मलिक जो शमसुद्दीन क्यूमर्स था मात्र 3 वर्ष की अवस्था में शासक बना, तो यह अल्पवयस्क था। इसी का लाभ उठाकर हम देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सत्ता में आता है और 1290 ईस्वी में वह शमसुद्दीन क्यूमर्स को मार के स्वयं गद्दी पे बैठ जाता है और इस प्रकार बलबन के उत्तराधिकारियों का अंत हो जाता है। और साथ साथ तुर्कों की जो श्रेष्ठता की एक जो भावना तुर्की सरदारों ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि तुर्क जो सरदार हैं या श्रेष्ठ हैं, या तुर्कों की जो श्रेष्ठता की भावना थी वह समाप्त हो गई, क्योंकि शासन सत्ता पे एक गैर तुर्क जो खिलजी थे उनको गैर तुर्क समझा जाता था। हालांकि ये भी मध्य एशिया से ही आए थे और तुर्कों के समान ही इनके अंदर भी सैन्य गुण थे और वे भी शासन सत्ता में सहभागिता निभा रहे थे, छोटे छोटे पदों पे काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम देखें कि एक जो बलबन द्वारा वंश या नस्लवाद की जो रणनीति अपनाई गई थी वह यहाँ समाप्त होती है। इन्हीं प्रदेशों में फिर हम देखेंगे कि ममलूक अथवा तथाकथित गुलाम वंश के पतन के क्या कारण रहे, किन कारणों से इस वंश का पतन हो गया। तो इसमें हम बहुत सारे
तथ्य देख सकते हैं। और उत्तर भारत में दिल्ली को राजधानी बनाकर प्राय 84 वर्ष तक ममलूक सुल्तानों ने शासन किया था। और ममलूक सुल्तानों ने तुर्की राज्य को भारत में स्थापित किया, मध्य एशिया तथा गजनी गौर की राजनीति से भारत की राजनीति को पृथक किया और नवनिर्मित भारत के मुसलमानी राज्य की मंगोलों से सुरक्षा करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को राजनीतिक और प्रशासकीय एकता प्रदान करने के प्रयत्न किए और पर्याप्त सफल भी रहे। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने के भी पर्याप्त सफलता इन्हें मिली थी। भारत में शहरीकरण, एक नवीन अर्थव्यवस्था, एक नवीन संस्कृति को प्रारंभ करने में भी सहायक हुए, परंतु अंत में वे असफल हुए और 1290 ईस्वी में खलजियों ने इस वंश के शासन को समाप्त कर दिया और गुलाम वंश का पतन हो गया। और गुलाम वंश के जो पतन के अगर कारण पूछे जाएं तो हम इसके विभिन्न कारण गिना सकते हैं, जिसमें अगर देखें तो एक कारण ये भी हो सकता है कि गुलाम या ममलूक सुल्तान जो थे, सुल्तानों का विदेशी होना। दूसरा कारण देख सकते हैं कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव। तीसरा कारण देख सकते हैं कि अमीरों की शक्ति का उत्कर्ष और उनका पारस्परिक संघर्ष की शक्ति का उत्कर्ष और उनका पारस्परिक संघर्ष। फिर एक अन्य कारण हम देख सकते हैं कि मंगोल आक्रमणों का भय। फिर एक अन्य कारण इसमें बलबन का उत्तरदायित्व था, या बलबन के जो कार्य थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो बलबन का उत्तरदायित्व। एक अन्य कारण भी हम देख सकते हैं कि जो गुलाम तुर्की सरदार थे उनके अंदर जो सत्ता प्राप्ति की चाह थी, या जो गुटबंदी थी या षड्यंत्र थे, जो अमीरों के षड्यंत्र, इसको भी एक कारण के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन्हीं मुख्य कारणों के आलोक में हम इस तथ्य पे चर्चा करेंगे कि मामलूक अथवा तथाकथित गुलाम वंश के पतन के क्या कारण रहे, और इस चर्चा को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों का ये आग्रह है कि थोड़ा जो लेक्चर है उसे शॉर्ट में दिया जाए और इसको अच्छे से समझाया जाए। तो हमने गियासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारियों से संबंधित चर्चा हम लोगों ने किया। इसमें 3 मुख्य उत्तराधिकारी दिखे। यह कैखुसरो बलबन जो बलबन का बड़ा पुत्र था मुहम्मद, उसका पुत्र था, और फिर कैकुबाद, और फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स। इन तीनों का कोई विशेष कार्य नहीं था, लेकिन इसमें जब शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है तो इसे खिलजी क्रांति के रूप में भी देखा जाता है। खिलजी क्रांति के रूप में इसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें यह वर्णन किया गया कि एक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, यह किसी तुर्की सरदारों से संपर्क, जो तथाकथित जो तुर्की सरदार थे उन लोगों से संबंधित नहीं था और यह अन्य कुल में था। तो जो तुर्कों की जो श्रेष्ठता की एक भावना थी वह नष्ट हुई, और इसी को खिलजी क्रांति के रूप में देखा गया कि एक नए शासक वर्ग का उत्तर भारत के शासन में एक नए शासक वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। और यह इसी वंश में हम देखते हैं कि आगे अलाउद्दीन खिलजी जो लुई 14वां जैसे आई एम द स्टेट की भावना को स्थापित करने वाला एक निरंकुश राजस्व सिद्धांत की स्थापना किया, और फिर आर्थिक व्यवस्था सुधारने के बहुत सारे प्रयत्न किए,
और एक सेना में इतना व्यापक परिवर्तन किया कि सेना जो मंगोलों से भय खाती थी फिर मंगोलों पे भी आक्रमण करने की उनकी हैसियत हो गई। इस कारण ये जो खिलजी क्रांति है एक उच्च वंश से निम्न वंश के रूप में, जैसे उच्च वंश की जो श्रेष्ठता की स्थापना की भावना जो बलबन ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया वह टूट गया और एक अन्य गैर तुर्की वंश की स्थापना हो गई दिल्ली सल्तनत में। तो इन्हीं आलोक में हम फिर ममलूक अथवा तथाकथित गुलाम वंश के पतन के कारणों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग खिलजी वंश के शासकों के विषय में चर्चा करने लगेंगे। तो इसी के साथ चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।